हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियों के बारे में आप लोगों ने जाना। आज की क्लास में आइए हम लोग देखते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम हैं। महान हिमालय के अन्य नामों में इसे सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री और हिमाद्री और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक फैली है। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि यह पश्चिम में, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह पश्चिम में नंगा पर्वत है। यहाँ पर तो नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी जो औसत चौड़ाई है औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय, ये जो आपको मोटे रूप में दिख रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से इसको जाना जाता है। यह पश्चिम में, यहाँ पे ये जो आपको एक चोटी दिख रही है यहाँ पर ब्लैक कलर से, यहाँ पर इसे नंगा पर्वत कहते हैं, नंगा पर्वत। और यहाँ पर ये जो चोटी दिख रही है आपको, यहाँ पर इसे नामचा बरवा कहते हैं। ठीक है, तो यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर की
लंबाई में फैला हुआ है। कुछ किताबों में आपको 2400 भी मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डाटा है एनसीईआरटी का। तो 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। तो कितने क्षेत्रों में है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि यह पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, जिनमें से नेपाल में ये सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है। तो नेपाल में ये सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेपाल में इस श्रेणी को, यानी कि जो महान हिमालय है, नेपाल में इसी श्रेणी को नेपाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखिए कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय एक कह सकते हैं कि तलवार के रूप में इस तरीके से, जैसा हाथ आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये सीधा ना होकर के ये इस तरीके से है। क्यों है? यानी कह सकते हैं कि यह एक चाँप के आकार का है, जिसका उत्तर ढाल दक्षिण की तरफ है, अवतर ढाल उत्तर की तरफ है। और ये जो आकृति बनी हुई है चाँप के आकार की, तो इस आकृति का मुख्य कारण है प्लेटों के आपसी टकराव के कारण बना हुआ है। यानी कि संपीडनात्मक बल यहाँ पर कार्य किया, जिस कारण से यह चाँप के आकार में हो गया। और इस महान हिमालय में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से माउंट एवरेस्ट यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है। और जो महान हिमालय है, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत है। अब इनमें यहाँ पर नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचा बरवा, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक ये जो है चोटी, इसका नाम है नंदा देवी। यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर कंचनजंगा और यहाँ पे नामचा बरवा। अब इसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है, ये है धौलागिरी। यहाँ पर अन्नपूर्णा, ये मनसालू, यहाँ पर गौरी शंकर, ये गौरी शंकर, ये माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये मकालू। और उत्तराखंड में नंदा देवी, बद्रीनाथ और कामेत। यहाँ पर ये नंदा देवी हो गया,
ये वाली चोटी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, और यहाँ पर ये हो गया कामेत। नंदा देवी, बद्रीनाथ और कामेत। अब थोड़ा सा हम लोग माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है ऊंचाई। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,598 मीटर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई। नंदा देवी की ऊंचाई 7816 किलोमीटर। नंदा देवी की ऊंचाई 7816 किलोमीटर। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8125 मीटर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 8125 मीटर, 8100 यानी कि 8125 मीटर नंगा पर्वत की। और नंदा देवी की 7816 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर और कंचनजंगा 8,598 मीटर। नामचा बरवा 7,782 मीटर, ये 7,782 मीटर यानी कि 7782 मीटर। इसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं उनकी भी मैं ऊंचाई लिख दे रहा हूँ। इनकी ऊंचाइयों में यदि जैसे बद्रीनाथ, कामेत, धौलागिरी की जो ऊंचाई है चोटी 8172 मीटर है धौलागिरी। अन्नपूर्णा 8078, ये 8078 मीटर अन्नपूर्णा। तो ये इन चोटियों का जो क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, पश्चिम से पूर्व का क्रम। ये यहाँ पर देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। अधिकतर यहाँ से पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पूर्व में देखेंगे तो नामचा बरवा है, उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और नंगा पर्वत। अब देखिए इनमें से मुख्य रूप से जो पर्वत चोटियों के बारे में पूछता है, जो क्रम पूछता है वो अधिकतर पूछता है पूर्व में देखें तो नंगा पर्वत, पूर्व में नंगा पर्वत। अब इसके बाद एक आप ले लीजिए यहाँ से नंदा देवी, एक ले लीजिए आप माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। ठीक है, तो नंगा, नंदा, कंचनजंगा ऐसे याद कर लीजिए। नंगा, नंदा, जंगा, नंदा, नंगा, नंदा, जंगा। तो नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, नामचा बरवा और बीच में जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट हो गया। आप इन्हीं क्रमों को याद कर लीजिए, नंगा पर्वत, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। अब इसके बाद कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में आपको मकालू मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी के बीच में कौन कौन से मिल जाएंगे, तो गौरी शंकर है, मंसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है और नंदा देवी हो गया। अब नंदा देवी से नंगा पर्वत में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बद्रीनाथ और ये कामेत ये मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ये श्रेणी है, एक यहाँ पे श्रेणी है और एक यहाँ श्रेणी है और एक यहाँ श्रेणी है। तो ये जो तीनों श्रेणियाँ हैं, ये तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में है। इनको क्रमशः काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहते हैं। और ये वाला भाग पीर पंजाल है, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में महान हिमालय है। अब देखिए कि लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। अब इसके बाद
इन्हीं कह सकते हैं कि जो ये महान हिमालय है, तो महान हिमालय की श्रेणी में कुछ दर्रे भी मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचाला और शिवकिला। यहाँ पर बाड़ालाचाला और शिवकिला, तो ये दर्रे हो गए, बाड़ालाचा और ये शिवकिला। ये कौन सा दर्रा हो गया? शिवकिला दर्रा हो गया। उत्तराखंड में यहाँ पर देखिए एक दर्रा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी कि कारा, यहाँ पर ये आपका कामेत और बद्रीनाथ के बीच में एक दर्रा है, बद्रीनाथ और नंदा देवी के बीच में एक दर्रा है। तो मैं इन तीनों दर्रों को पश्चिम से पूर्व का क्रम में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1, 2 और ये 3, ये तीनों उत्तराखंड के दर्रों का मैं लिख रहा हूँ क्रम। तो यहाँ पर ये जो दर्रा है इसका नाम थांगला है। क्या नाम है ये? थांगला। ये दर्रा मानला या माना और ये नीति। सिक्किम में भी आपको दर्रे मिल जाएंगे। सिक्किम में भी महान हिमालय पर कुछ दर्रे हैं, जैसे सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश हो गया। अब जम्मू कश्मीर में भी दर्रे आपको मिल जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में जैसे बुर्जिला दर्रा मिल जाएगा और जोजिला दर्रा मिल जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा। मैं यहाँ पर दर्रों के सब नाम लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दर्रों के नाम लिखता हूँ। महान हिमालय पर स्थित कुछ प्रमुख दर्रे। तो महान हिमालय विश्व की सबसे उच्चतम श्रेणियों में एक है। इन पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ भी पाई जाती हैं और महान हिमालय में कुछ दर्रे हैं जो रास्ता प्रदान करते हैं। जैसे आपको चीन में जाना हो, तिब्बत में जाना हो, अरुणाचल प्रदेश से भी आपको तिब्बत में जाना हो, चीन में जाना हो, तो आप इन्हीं दर्रों से होकर के जाएंगे। क्योंकि देखिए एक दर्रों का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो जिसमें भारत के सभी दर्रे होंगे, उसका अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर तो बस ऐसे ही, क्योंकि अभी मैं भौतिक विभाजन बता रहा हूँ, तो भौतिक विभाजन बता रहा हूँ तो उसमें जो कुछ दर्रे आ जा रहे हैं उन दर्रों के मैं नाम बता दे रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा जब एक दर्रों का जो अलग से बनेगा वीडियो, तो उनमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब इनमें देखिए महान हिमालय पर स्थित कुछ प्रमुख दर्रों में जैसे जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा और शिवकिला, बाड़ालाचा और शिवकिला, ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में थांगला, माना और नीति, ये तीनों दर्रे कहाँ है? तो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में है। सिक्किम में भी दर्रे मिल जाएंगे, नाथुला, जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, ये दोनों दर्रे मिल जाएंगे कहाँ? सिक्किम में। यहीं पर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा।
हिमाचल प्रदेश में जो शिवकीला दर्रा है, ये रहा शिवकीला दर्रा, इसको ऐसे बना दीजिए। तो हिमाचल प्रदेश में जो शिवकीला दर्रा है, इसी शिवकीले दर्रे से ही एक नदी भारत में प्रवेश करती है। इस नदी को सतलज नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज नदी कहते हैं। तो शिवकीला दर्रे से, ये शिवकीला दर्रा है, इस शिवकीला दर्रे से भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसे सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। एक नदी नीति दर्रे से यहाँ पे नीति दर्रा है, तो यहाँ से एक नदी प्रवेश करेगी, इसको काली नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? काली नदी। ये कौन सी नदी है? काली नदी। अब देखिए, इन्हीं नदियों के आधार पर इस हिमालय का भी एक प्रादेशिक विभाजन होगा, जो नदी घाटियों के आधार पे होगा। सिडनी बुर्राड के माध्यम के द्वारा होता है। सिडनी बुर्राड ने किया था। तो अब यहाँ पर देखिए सिंधु नदी हो गया। जैसे मान लेते हैं कि ये सिंधु नदी हो गया, ठीक है। तो सिंधु से सतलज, ये सतलज यहाँ से इस तरीके से, ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी है। तो सिंधु से सतलज एक विभाजन हो गया हिमालय का, और इसी सतलज से एक काली नदी का विभाजन हो गया। यहाँ पे एक काली नदी जो कि नीति दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज से काली नदी, अब इस काली से एक नदी यहाँ पर सिक्किम से प्रवाहित होकर के आएगी, ऊपर से इस तरीके से नाथुला दर्रे से प्रवेश करते हुए आएगी, ठीक है। इसे तीस्ता नदी कहेंगे। और तीस्ता से यहाँ पर एक नदी आएगी इस तरीके से, जिसे आप ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक एक विभाजन हो जाएगा, ठीक। तो इसको कहेंगे क्रमशः पंजाब हिमालय या पश्चिम हिमालय, इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पर काली से लेकर के तीस्ता तक नेपाल हिमालय, जो सबसे बृहद और सबसे बड़ा होगा। और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये असम हिमालय या ब्रह्मपुत्र हिमालय या पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाएगा। तो महान हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य रहे यहाँ पर मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में जानेंगे। मध्य हिमालय या इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो निर्माण हुआ था महान हिमालय का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ निर्माण पूछा जाता है। ओलिगोसिन में हुआ था। कब हुआ था? ओलिगोसिन में। ओलिगोसिन। जबकि मध्य हिमालय का निर्माण मायोसिन में हुआ था। कब हुआ था? मायोसिन। ठीक है, तो इसका निर्माण मायोसिन में हुआ था, जबकि महान हिमालय का निर्माण मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो यहाँ पर भी एक फिगर बना सकते हैं। ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, ये तो हो गया महान हिमालय,
और ये हो गया आपका मध्य हिमालय। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका मध्य हिमालय, ये है मध्य हिमालय, ठीक है। तो अब देखिए कि महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में स्थित श्रेणी को मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत कुछ तथ्य हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे इसकी जो मध्य हिमालय लघु हिमालय जो श्रेणी है, इसकी जो कुल औसत चौड़ाई है, कुल औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की औसत जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई 3700 से 4500 मीटर तक मानी जाती है। अब देखिए मध्य हिमालय का दक्षिणी पूर्वी भाग धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। धौलाधार श्रेणी। ठीक है, तो इसका जो मध्य हिमालय का जो दक्षिणी पूर्वी भाग उसे धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो दक्षिणी और पूर्वी भाग, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया दक्षिणी और पूर्वी भाग, तो इसी को धौलाधार कहेंगे। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है और इसी धौलाधार श्रेणी पर ही शिमला शहर स्थित है। अब इसके बाद इसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसी को नाग, रीवा और मंसूरी, इसी को आगे ऐसे बढ़ते जाइए तो नाग, रीवा, मंसूरी नामों से जाना जाता है। तो इसे नाग, इसे रीवा और इसे मंसूरी नामों से जाना जाता है। तो नाग, रीवा और मंसूरी नामों से इसे जाना जाता है। जब आप धौलाधार के बाद आगे जाएंगे यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ और आगे बढ़ते चले जाइए तो उत्तराखंड की तरफ चले जाइए तो नाग, रीवा और मंसूरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय इसे स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी कहते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहते हैं, यानी कि मध्य हिमालय और महान हिमालय में, मध्य हिमालय या कह सकते हैं कि लघु हिमालय में जितने भी आपको स्थल मिलेंगे वो स्वास्थ्यवर्धक स्थल होते हैं और घूमने की दृष्टि से बहुत ही ये कह सकते हैं कि मनोरम दृश्य वाले होते हैं और ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए पर्यटक के रूप में भी जाने जाते हैं। यदि आपको कभी उत्तर भारत में घूमना हो, खासकर हिमालय वाले क्षेत्रों में,
तो आप यदि मध्य हिमालय वाले श्रेणी पर घूम रहे हैं तो समझिए, चाहे आप यहाँ से चलिए चाहे अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, तो मध्य हिमालय वाले श्रेणी ही आपको ज़्यादा मनोरम दृश्य वाला दिखेगा और पर्यटक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें इसीलिए इसे स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी कहते हैं। और इनमें प्रमुख रूप से देखिए तो इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे शहर, जैसे मंसूरी है, नैनीताल है, मंसूरी हो गया, अच्छे अच्छे शहर बसे हैं, मंसूरी, नैनीताल, मंसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, रानीखेत, अल्मोड़ा, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि शहर स्थित है जो स्वास्थ्यवर्धक रूप में ये माने जाते हैं। अब इसके बाद जो मध्य हिमालय है, इसका जो दक्षिणी ढाल होता है वो तीव्र होता है और उत्तरी ढाल जो होता है वो मंद होता है। यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर कुछ घास के मैदान भी मिलते हैं। इन्हीं ढालों पर घने वन होंगे और कहीं कहीं पर घास के मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो वन मिलते हैं, यहाँ पे जो वन मिलेंगे ऊंचाई पर, वन जो मिलते हैं ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? कोणधारी वन कहा जाता है। ये शंकु के आकार का होता है, ये इस तरीके से ये कोणधारी वन होते हैं। कोणधारी वन शंकु के आकार का होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो दक्षिणी ढाल होता है, दक्षिणी ढाल तीव्र होते हैं और जबकि उत्तरी ढाल, जो उत्तरी ढाल होता है वह मंद होता है। दक्षिणी ढाल तीव्र होता है और उत्तरी ढाल मंद होता है। इन्हीं ढालों पर घने वन मिलेंगे, इन्हीं ढालों पर, खासकर उत्तरी ढाल जो मंद होता है, इन्हीं ढालों पर घने वन मिलेंगे, घने वन मिलते हैं और शंकुधारी वन भी मिलते हैं और शंकुधारी वन मिलते हैं। कहीं कहीं पर इन्हीं ढालों पर, इन्हीं ढालों पर, इन्हीं ढालों पर घास के मैदान मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं। ये जो घास के मैदान होंगे ये शीतोष्ण प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? शीतोष्ण प्रकार के होंगे। और जब घास के मैदान होंगे तो यहाँ पर पशुपालन होगा। क्या होगा? पशुपालन होगा और पशुचारण होगा। तो इस क्षेत्र में आपको अधिकतर पशु पालन देखने को मिलेगा और पशु चराते लोग दिखेंगे। इन घास के मैदानों को देखिए किस नामों से जाना जाता है, तो कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं। इन घास के मैदान को, इन घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग ये कुछ घास हो गए। कहाँ? कश्मीर में। इसके अलावा कश्मीर के बाद इन्हें उत्तराखंड में चले जाइए आप तो बुग्याल और प्यार के नाम से जानेंगे। इन्हीं घास के मैदान को उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, जैसे सहारनपुर हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्हीं घास के मैदानों को पयाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पयाल। तो पयाल उत्तराखंड में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है? ये पयाल है। ठीक है। इसके अलावा मध्य भाग में जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के मध्य भाग में, यानी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ, मुख्य रूप से आप उत्तराखंड ले सकते हैं मध्य भाग में। तो उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड आप देख ही रहे कहाँ पर है, ये उत्तराखंड है। तो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ तक से यहाँ लेकर के यहाँ तक का भाग उत्तराखंड होगा। ये मध्य भाग कहलाएगा, मध्य हिमालय का मध्य भाग कहलाएगा। तो मध्य भाग में आप देखेंगे मध्य भाग में दुआर और दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुआर और दून कहा जाता है। ठीक। अब इसके अलावा महान हिमालय और पीर पंजाल। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये महान हिमालय है और ये पीर पंजाल है। महान हिमालय और पीर पंजाल। तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पर आपको एक घाटी मिलेगी, जिसे कश्मीर की घाटी के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय, ये महान हिमालय हो गया, और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पर आपको घाटी मिलेगी, एक घाटी मिलेगी जिसे कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि महान हिमालय प्लस पीर पंजाल के मध्य घाटी मिलती है। इस घाटी का जो निर्माण हुआ था, इस घाटी का जो निर्माण हुआ था वो विवर्तनिक घटनाओं के आधार पर हुआ था। तो जब विवर्तनिक घटनाओं के आधार पर हुआ, देखिए इसे कश्मीर घाटी कहते हैं। पहले इसको पूरा कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। कश्मीर घाटी कहते हैं। तो पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कश्मीर घाटी किसके मध्य स्थित है। कभी कभी महान हिमालय, मध्य हिमालय दे देगा, कभी कभी ये श्रेणियाँ ही दे देगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे दे देगा। तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में हो जाएगा। यदि हिमालय की बात करें तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में हो जाएगा। वैसे यदि देखा जाए तो महान हिमालय और प्लस पीर पंजाल के बीच में कश्मीर की घाटी स्थित है। तो ये जो कश्मीर की घाटी है, अब जाकर के ये घाटी हुआ है। इसके पहले क्या था कि जब विवर्तनिक घटनाएँ घटित हुई थी तो वहाँ पर स्थलों के नीचे धसकने से वहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ। उस झील को करीना झील के नाम से जाना गया, और वो करीना झील आगे चल कर के जब सूख गई तो उसी सूखने से एक घाटी का निर्माण हुआ। उसी घाटी को कश्मीर घाटी का नाम दिया गया। और इस कश्मीर घाटी को जो जल प्राप्त होता है, वर्तमान समय में जो कश्मीर घाटी को जल प्राप्त होता है सिंचाई के माध्यम से होता है। तो कह सकते हैं सिंचाई, या कह सकते हैं कि जो जल प्राप्त होता है जिसके वजह से सिंचाई की जाती है, तो वो जल झेलम नदी के द्वारा प्राप्त होती है। और मध्य युग में ही, यानी कह सकते हैं कि मध्य काल में, या मध्य कह सकते हैं कि इतिहास में, या मुगल कालीन इतिहास में जहांगीर ने कश्मीर घाटी को ही धरती पर स्वर्ग कहा था, है ना। तो ये भी एक इतिहास से जुड़ सकता है क्वेश्चन कि जहांगीर ने कश्मीर घाटी को, पृथ्वी पर स्वर्ग कहा, तो कश्मीर घाटी को जहांगीर ने पृथ्वी पर स्वर्ग नाम दिया। ठीक है। अब जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, तो मध्य हिमालय में दो प्रमुख दर्रे हैं। इन दर्रों के भी नाम लिख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल मिल जाएगा, और एक बनिहाल दर्रा मिल जाएगा, है ना। जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख दर्रों में
यहाँ लिख लीजिए 2 प्रमुख दर्रे। इन 2 प्रमुख दर्रों में पीर पंजाल, चूँकि पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में ही है, और एक हो जाएगा बनिहार। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और बनिहार दर्रा भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा, और बनिहार दर्रे से होकर के ही जवाहर सुरंग जाता है। बनिहार दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? तो ये बनिहार दर्रे से होकर के जाता है। पीर पंजाल दर्रे से तो आप उत्तर की तरफ चले जाएंगे। अब इसके बाद शिवालिक की मैं बात करूँगा, लेकिन मिटाना पड़ेगा इसके लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बहुत काइच पाइच हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको आप देखिए और नोट कर लीजिए। शिवालिक को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे शिवालिक हो गया, बाह्य हिमालय हो गया, या इसी को उप हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उप हिमालय। शिवालिक का जो विस्तार है वो मध्य हिमालय के दक्षिण में और उत्तर विशाल का जो मैदान है उसके उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम में ये जो हिमालय है ये थोड़ा सा चौड़ा है, और पूर्व की तरफ ये कह सकते हैं कि सकरा होता चला जाता है, और 87 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाकर के यह बृहद हिमालय से संलग्न हो जाता है, और आगे जाकर के यह अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ रहता है। छोटी छोटी सीढ़ियों में फैला होता है, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें अभोर, मिसमी नाम है। अब आइए देखते हैं हम लोग शिवालिक को। तो यदि देखा जाए तो यहाँ से ये हो गया शिवालिक। यहाँ पे 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पर पोटावर बेसिन है, पाकिस्तान में है। पोटावर बेसिन कहाँ पे है? ये तो नल्ला पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? नल्ला पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में। पोटावर बेसिन से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक यह फैला हुआ। यहाँ पर एक नदी आएगी, इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र कहेंगे, ब्रह्मपुत्र। तो यह पोटावर से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। अब देखिए शिवालिक के बारे में आप नोट कर सकते हैं कि यह सर्वाधिक नवीन श्रृंखला है। नवीन श्रृंखला है। इसके अलावा यह सबसे कम ऊंची श्रृंखला है। इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है हिमालय को काटकर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अवसादों से हुआ है। इस प्रकार
यह पूर्णतः अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, नवीनतम अवसादी चट्टान है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अब इस कम में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में यह 50 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी जो चौड़ाई है कितना है, 50 किलोमीटर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है 15 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में इसे पश्चिम से पूर्व निम्न नामों से जाना जाता है, जिनमें डाफला, मिरी, अबोर, मुस्मी, डाफला, मिरी, अभोर या अबोर और मिस्मी। तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को ही पश्चिम से पूर्व क्रम में डाफला, मिरी, अभोर और मिस्मी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्रम हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये हो गया डाफला, ये हो गया मिरी, ये हो गया अबोर और ये हो गया मिस्मी। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इससे एक ट्रिक बना सकते हैं डीएम एएम। ठीक है, तो ऐसे डीएम लिख लीजिए और फिर एएम लिख लीजिए। तो डाफला और मिरी, अच्छा ये डी हो गया, डी ए, हाँ डीएम हो गया। तो डाफला, मिरी, अबोर और मिस्मी हो गया। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, इसे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अब इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि ये मध्य हिमालय हो गया और ये शिवालिक हो गया। ठीक, यहाँ पे ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हो गया। ये क्या हो गया, शिवालिक हो गया। तो इस मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं, कुछ प्रमुख घाटियाँ। ये घाटी हो गया, जैसे पश्चिम में इन्हें, ये पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हो गया। तो पश्चिम में इसे दून कहा जाता है, इन घाटियों की पश्चिम में क्या कहा जाता है, दून। और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है, पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। तो पश्चिम में इन्हें दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, जैसे हरिद्वार, और दून में जैसे देहरादून, जैसे देहरादून। ठीक है, तो शिवालिक के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैक्ट रहा है। ठीक है, तो ये पोटावर बेसिन है, ये पाकिस्तान में है। और पोटावर पठार भी है। पोटावर क्या है, एक पठार भी है। और इस पठार का निर्माण वायु के द्वारा हुआ है। ठीक है, जब मैं पठार का चैप्टर बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से पठार हैं और किनके द्वारा ये निर्मित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अब नाम आ गया तो इसी लगे हाथ मैंने सोचा बता ही दूँ कि ये जो पोटावर है, ये पोटावर का पठार भी है, मैदान भी है। और पोटावर का जो पठार है ये पाकिस्तान में वायु द्वारा निर्मित है। जैसे हमारे यहाँ विंध्याचल है, तो विंध्याचल ये जल द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब इसके बाद आप थोड़ा सा मध्य हिमालय में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं उसको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझें कि यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया। आप लोग शायद पकड़ लिए होंगे कि ये जो लंबाई है इसकी लंबाई नहीं है, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था
अभी से ध्यान गया कि इसकी औसत ऊंचाई है ये, क्या है ये, औसत ऊंचाई। तो जो औसत ऊंचाई है 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है। 4500 मीटर पे ही शंकुधारी या कोरधारी वन पाए जाएंगे और 3700 मीटर जो होगा यहाँ पर आपको घने वन मिलेंगे और घने वन के साथ साथ कुछ घास के मैदान भी मिलते हैं। तो घास के मैदानों के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि कश्मीर में गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। उत्तराखंड में इसे बुग्याल प्यार कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको प्याल कहा जाता है। और यहीं जो मध्य हिमालय होता है, नेपाल में आगे जाकर के नेपाल में, जैसे नेपाल वाला भाग हो गया, तो नेपाल में इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा नेपाल में है, इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट में थोड़ा सा भी कुछ बातें नोट कर लीजिए। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चेमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। और जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसका क्या अर्थ होता है? पर्वतों की रानी। और इसी माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पर्वतों की रानी हो गया माउंट एवरेस्ट, पर्वतों की रानी हो गई। तो ये नंगा है तो ये राजा हो गया। क्या हो गया? ये राजा हो गया और ये पर्वतों का राजा हो गया नंगा पर्वत। और माउंट एवरेस्ट क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट पर्वतों की रानी हो गई। तो आज की जो क्लास रही ये थोड़ा सा लंबी रही, लेकिन एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताया। जो महान हिमालय था, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। अब इन्हीं को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग इसका लेक्चर सुन लीजिए और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। और बाई मैप एटलस है आपके यहाँ, तो एटलस के द्वारा इसका अध्ययन करिए तो पूर्णतः यह आपको याद हो जाएगा। और इनमें से जो सवाल बनते हैं कहीं गलती नहीं होगी, क्योंकि मध्य हिमालय, देखिए मध्य हिमालय से अधिकतर सवाल बनते रहते हैं, क्योंकि ये मध्य हिमालय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मध्य हिमालय स्वास्थ्यवर्धक भी है, पर्यटक स्थल भी रहा है। ठीक है। और मध्य हिमालय में ही कुछ शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलते हैं। जैसे विश्व में शीतोष्ण घास के मैदान है, जैसे अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में है ना, उधर यूएसए और कनाडा में है, मध्य एशिया में है। तो मैं विश्व के भूगोल में बता दूंगा। तो ये जो शीतोष्ण घास के मैदान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती हुई थी, मैंने उसको सुधार दिया कि इसकी औसत ऊंचाई होती है 3700 से 4500 मीटर तक होता है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इसे पीर पंजाल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीर पंजाल है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। इसी को धौलाधार श्रेणी भी कहा जाता है। ये जो धौलाधार श्रेणी है कहाँ पे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। और इसी धौलाधार श्रेणी पर ही शिमला शहर बसा हुआ है। और उसके अलावा इसी को उत्तराखंड में मसूरी, नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तराखंड रहा, तो मसूरी, रीवा और नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। नागटिब्बा, मसूरी के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे जा कर के यही मध्य हिमालय नेपाल में चले जाएंगे तो इसी को महाभारत श्रेणी के नाम से लोग कहेंगे। ठीक है। तो ये रहा। और यहाँ पर शिवालिक का जो मुख्य फैक्ट चीज़ रहा कि अरुणाचल प्रदेश में ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे श्रेणियों में विभक्त हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसे क्रमशः डाफरा मेरी, अभोर मिस्मी या डीएम एएम के नाम से जाना जाता है। तो ये आज हम लोगों ने हिमालय चैप्टर को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं पूर्वोत्तर राज्यों के, ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, ये वाला भाग जो है, जो 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसी 7 सिस्टर या पूर्वोत्तर राज्यों के जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत हैं, उनके बारे में जानेंगे। इनमें कुछ हिमालय के पर्वत मिलेंगे और कुछ प्रायद्वीपीय पठार के भी कह सकते हैं पहाड़ देखने को मिलेंगे। जैसे मेघालय का पठार या शिलांग के पठार में गारो खासी, जयंतिया, ये जो पहाड़ है ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और बाकी डाफरा मेरी, अभोर मिस्मी, नागा, पाटकोई बूम और मिजो पहाड़ी, ये सभी इसी शिवालिक या कह सकते हैं कि हिमालय का ही भाग है। वीडियो आप लोग शेयर करिए, जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो लोग देखिए पहली बार आए हैं चैनल पर, वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।